हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका इंस्ट्रक्टर प्रदीप कुशवाहा एक बार फिर से सैनिक आईटीआई यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आज की जो ये क्लास है ये सेकेंड ईयर के लिए है, ट्रेड थ्योरी की क्लास। और जैसा कि मैंने सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को पढ़ाया है कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था बिजली के उपकरण के बारे में। इससे पहले हमने स्क्रू स्क्रू के प्रकार, स्क्रू ड्राइवर, स्पैनर इत्यादि हमने पढ़ लिए हैं। और लास्ट क्लास में हमने पावर टूल्स के बारे में पढ़ा था, जैसा हमने आपको बताया था। उसकी उसी कड़ी में आज हम जो पढ़ेंगे वो नट्स के लॉकिंग डिवाइस टाइप ऑफ लॉक नट, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये चीज क्या होती है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ये मॉड्यूल 1 में ही चल रहा है असेंबली। जो हमारा मॉड्यूल 1 है ना असेंबली का, उसी के अंतर्गत ये सारे जो आपके विषय हैं वो आते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे लॉकिंग डिवाइस और टाइप ऑफ लॉक नट्स, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो लॉकिंग डिवाइस होता क्या है, भले ही जानना ये जरूरी है। असेंबली में बोल्ट्स के साथ उपयोग किए गए नट्स कंपन के कारण ढीले हो सकते हैं। उपयोग के लिए फास्टनर की स्थिति को आवश्यकता पर निर्भर करते हुए विभिन्न प्रकार के नट लॉकिंग डिवाइस का उपयोग किया जाता है। जैसा कि इसने बताया है, इस काफी हद तक सही लिखा है इन्होंने। इसमें यही लिखा हुआ है कि जैसे कि कोई नट बोल्ट अगर टाइट है, जैसे बोल्ट है उस पर नट टाइट है, लेकिन मशीन जब कार्य करती है तो बहुत ज्यादा वाइब्रेशन, कंपन होता है मशीनों में। क्या होता है? वाइब्रेशन वाइब्रेशन होता है, कंपन। उस कंपन के कारण क्या होता है? उस कंपन की वजह से जो नट बोल्ट्स हैं वो ढीले पड़ जाते हैं। तो ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ती है कि अगर मशीन में कंपन हो रहा हो तो नट बोल्ट ढीले ना हो। उसके लिए हम क्या करते हैं? लॉकिंग डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? ये समझ में आ गया? अगर कोई मशीन चल रही है और उसमें चलने से क्या होता है? उसमें कंपन होता है, और कंपन होगा तो क्या होगा? उसके नट बोल्ट जो है वो ढीले होंगे। तो उस नट बोल्ट कंपन की वजह से ढीले ना हो, उसके लिए हम क्या करते हैं? लॉकिंग डिवाइस और लॉकिंग नट्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। लॉक नट दोनों फेस पर मशीन किए हुए पतले नट्स को असेंबली में नट के नीचे लगाया जाता है, जैसा कि आप फिगर 1 में देख सकते हैं। दोनों नट्स को बोल्ट पर एक के बाद एक टाइट किया जाता है। देखिए, ये एक पहला नट है और ये जो है ये दूसरा नट है। ये दोनों नट ही हैं, अलग अलग हैं। फिर दो स्पैनर के उपयोग से उनको विपरीत दिशा में घुमाते हुए नट्स पर प्रेशर लगाया जाता है। अब देखिए काम कैसे करता है। इस चित्र को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसने क्या किया है, पहले यहां से तो एक बोल्ट घुसा दिया है। जब बोल्ट ये यहां तक आ गया है पूरा, यहां से लेके यहां तक, तो उसमें क्या होता है? फिर सबसे पहले बोल्ट में हम छोटा वाला नट टाइट करते हैं, लॉक नट जिसे बोलते हैं। ये देखिए लॉक नट, इसको लगा दिया। फिर इसको जब प्रॉपर टाइट करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? उसके ऊपर दूसरा नट लगाते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है? जो भी दिशा में ये नट टाइट होगा, ठीक है, ये जो नीचे वाला नट जिस दिशा में टाइट होगा लॉक नट, तो जो ये फुल नट होता है, इसको फुल नट बोलते हैं, वो उसके विपरीत दिशा में होगा। अब इतने बड़े हिस्से को यहां पर दिखाया गया है, ये देखिए उसके अंदर क्या हो रहा है। जो ये चूड़ियां बनी हुई है ना, चूड़ियां दिख रहा है आपको, तो ऊपर वाला जो फुल नट है वो किस तरीके से टाइट हुआ है? अगर क्लॉकवाइज हुआ है तो जो नीचे वाला है लॉक नट वो एंटी क्लॉकवाइज टाइट होगा, मतलब दोनों की दिशा अलग अलग रहेगी। तो ये क्या करेगा? ये छोटा नट है, ये इसे टाइट करके रखेगा, इस बोल्ट को। और ये जो नट है ऊपर वाला, ये नीचे वाले नट को ढीला नहीं होने देगा। तो ऊपर वाला नट क्या करेगा? नीचे वाले नट को ढीला नहीं होने देगा। और ये जो नट है लॉक नट, वो इस बोल्ट को ढीला नहीं होने देगा। जिससे क्या होगा? ये कंप्लीट व्यवस्था क्या बन गई? एक दूसरे को टाइट कर रहे हैं सभी लोग। इसमें क्या है कि सभी एक दूसरे को टाइट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो लॉक नट होता है, लॉक नट बोल्ट को टाइट करता है और लॉक नट को
ये जो फुल नट है ये टाइट करके रखता है। तो दोनों परस्पर एक दूसरे को टाइट करके रखते हैं, तो जब भी कोई कंपन होगा तो ये जो बोल्ट है ये लूज नहीं होगा। ठीक, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। बहुत ही सिंपल है, बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें जो मैंने आपको बताई है। इसके बाद सान नट। इस नट की लॉकिंग में नट के आधे में आर पार स्लॉट कटा रहता है, जैसा कि चित्र में देखिए। इसका जो हाफ हिस्सा है इसमें क्या है, पूरा आर पार कटा हुआ है यहां से। तो इसमें क्या करते हैं, इसको टाइट करने के बाद जो ऊपर से स्क्रू होता है, स्क्रू से इसको, जैसा आप फिगर 2 में देखिए, क्लियरेंस होल के साथ स्क्रू फिट किया हुआ है और टाइट करने के बाद स्क्रू को घुमा के टाइट कर दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, जो नट है वो अपनी पोजीशन पे एक ही जगह पर रहता है, इधर उधर जो ना इधर जाएगा ना ये इधर की तरफ मूव करेगा। तो जिस स्थिति में टाइट किया गया है वो उसी स्थिति में बना रहता है। इसी को हम बोलते हैं स्वान नट, SAWN, स्वान नट। आगे बढ़ते हैं, सेल्फ लॉकिंग नट। सेल्फ लॉकिंग नट जो अपने आप को लॉक करके रखे स्वयं, इसको हम बोलते हैं सेल्फ लॉकिंग नट। इसमें क्या होता है, यह स्पेशल नट है। यह स्पेशल नट है जिसमें नट के ऊपरी भाग में नायलॉन या फाइबर या रिंग लगी रहती है। नायलॉन या फाइबर की एक रिंग लगी रहती है। जैसा कि अपने नट देख रहे हैं, ये जो नट है, इस नट के ऊपर ये जो नायलॉन फाइबर की एक रिंग लगी हुई है, ठीक है। और जब भी हम इस नट को जब टाइट करते हैं इस बोल्ट में, ये जो बोल्ट है जब इसमें आप टाइट करेंगे इसको, तो क्या होगा कि जब ये गोल गोल आप इसको टाइट करेंगे तो इसके अंदर जो जो नायलॉन बना हुआ है ना, इस नायलॉन के अंदर भी चूड़ियां कट जाती हैं। उसके अंदर भी चूड़ी कट जाती है। पहले तो नायलॉन है क्योंकि वो सॉफ्ट मटेरियल है लोहे से, तो उसके अंदर क्या होगा, चूड़ियां कट जाएंगी। तो चूड़ियां कट जाने से क्या होता है, वो ऑटोमेटिक उस नट को ऊपर नहीं जाने देंगी, क्योंकि वो चूड़ी कट के पॉजिटिव डायरेक्शन में नीचे आ रही है। जब वो पॉजिटिव डायरेक्शन में नीचे आ गई तो एक ग्रिप बन जाती है, जो अच्छी खासी क्या होती है, ग्रिप बन जाती है। तो ग्रिप क्या करता है, नट को कभी ऊपर वापस नहीं जाने देता। अगर कोई कंपन झटका आ भी रहा है तो उसे झेल जाता है। तो इसे हम बोलते हैं क्या है, सेल्फ लॉकिंग नट। ये बहुत सिंपल है, जैसे मैंने वही बताया, ये जो नायलॉन का बना होता है, जब इसको नट को टाइट किया जाता है ना गोल गोल, तो टाइट करते समय इसके अंदर थ्रेड बन जाते हैं। तो यही थ्रेड क्या करते हैं, ग्रिप प्रोवाइड करते हैं, जिससे वो हमारा नट ऊपर की तरफ वापस नहीं जाता। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, स्लॉटेड या कैसल नट। ये काजिल लिखा है, इसको बोलते हैं कैसल। स्लॉटेड या कैसल नट, इस नट्स को लॉक करने के लिए स्प्लिट पिंस की फिक्स करने के लिए स्लॉट में आकार में व्यवस्था रहती है। जैसे, अब हिंदी मत पढ़िए आप, हिंदी थोड़ा इसका गड़बड़ लिखा हुआ है। फिगर 4 को देखिए, इसमें क्या होता है, यहां पर देखिए एकदम साफ साफ है, यहाँ बीच में ये बोल्ट है, ये नट है। अब जहां तक आपने नट को टाइट कर लिया है, उसके बाद क्या किया, वहां पे एक होल बना रहेगा, वहां पे पिन घुसेड़ दिया, इस पिन को वहां पे घुसेड़ दिया। जैसा पंखे में आपने देखा हो, सीलिंग फैन में ऊपर जब उसको लटकाते हैं तो टाइट करने के बाद एक पिन सी आती है पतली सी, इस प्रकार की, उस पिन को उसमें घुसेड़ दिया जाता है। तो पिन क्या करती है, जो नट है उसको इधर उधर जाने नहीं देती है। समझ में आ रही है बात, क्या करता है वो नट को इधर उधर मूव, इसके बाहर तो नहीं जाने देगा, अंदर भले रहेगा। तो यही काम सेम इसका यही है, इस पिन का। ये पिन क्या करती है, इस नट को नीचे की तरफ ही रखती है, ऊपर नहीं आने देती है, ऊपर की तरफ नहीं आने देती है। इसके चित्र से ही आपको समझ में आ रहा होगा, ये पिन इसमें अगर डाल दी, बोल्ट पर घुमाया और बोल्ट के ऊपर टाइट किया, फिर जहां पर तक आ रही है, इसमें क्या होता है, बोल्ट में भी होल बना रहता है, सुराख बना होता है, उस बोल्ट में उसे घुसा घुसा दिया जाता है। ये देखिए यहाँ पे पिन है, पिन बनी हुई है। यहाँ देखिए बोल्ट को कैसे घुसाया गया है, इसमें पिन को यहाँ पे डाल दिया गया है बोल्ट के अंदर। ठीक है, ग्रूव्ड पैनिंग नट। ग्रूव्ड पेनिंग नट, तो हम आपको ग्रूव्ड पेनिंग नट के बारे में बता रहे थे। तो इसमें क्या होता है कि इसका जो सिलिंड्रिकल सरफेस होता है, उसके ठीक नीचे एक रिसेस ग्रूव बना होता है। फिगर नंबर 7, आइए फिगर नंबर 7 देखते हैं हम लोग। फिगर नंबर 7 में देखिए, जैसे ये एक नट है,
और ये हिस्सा बोल्ट का है। बोल्ट का हिस्सा क्या है, वो नीचे अंदर की तरफ टाइट किया हुआ है। अब इसमें क्या होता है, एक रिसेसनिंग ग्रूव बना होता है। जो ये हिस्सा होता है ना नट का, इसमें एक ग्रूव बना होगा, और बाहर से मतलब कि आवश्यकता अनुसार जहां तक हमें नट को टाइट करना है, उसके बाद यहाँ तो आपने नट को टाइट कर लिया, उसके बाद इस स्क्रू को भी टाइट कर दिया जाता है। तो क्या होता है, डबल अरेंजमेंट होता है कि एक तो इसने नट को ऊपर से मतलब कि वर्टिकली टाइट कर दिया ऊर्ध्वाधर स्थिति में, और दूसरा जो ये रिसेस नट जो रिसेस ग्रूव होता है, यहाँ पर एक स्क्रू के माध्यम से इसको दूसरी तरीके से टाइट कर दिया जाता है। तो क्या होता है, अगर मशीन में किसी भी प्रकार का कंपन होगा, तो कंपन होने पर भी क्या होता है, ये जो नट है वो ढीला नहीं होगा। ये जो ग्रूव है उसे कंपन से बचाता है, कंपन के झटकों को सहने की शक्ति प्रदान करता है। तो ये हो गया आपका पेनिंग नट, इसको पेनिंग नट बोलते हैं, जो का ये है पेनिंग नट, TENNING, पेनिंग नट। दूसरा होता है लॉकिंग प्लेट। लॉकिंग प्लेट नट को ढीला होने से बचाने के लिए हेक्सागोनल नट के बाहर भागरी भाग में लॉकिंग नट का फिक्स की जाती है। फिगर नंबर 8, जैसा आप फिगर नंबर 8 में देखिए, इसमें एकदम सिंपल अब चित्र से जैसा कि आपको परिभाषित हो रहा है, ये लॉकिंग प्लेट है, ये प्लेट है। आवश्यकता अनुसार जिस टॉर्क पे हमको सेट करना है, हमने पहले टाइट कर लिया इस बोल्ट को, नट को, और टाइट करने के बाद क्या करते हैं, इस लॉकिंग प्लेट की सहायता से इसको यहाँ पर इसके खांचे में फंसा दिया जाता है, और इसको यहाँ पर स्क्रू से टाइट कर दिया जाता है। इसका मतलब क्या है कि ये जो है अभी स्वतंत्र नहीं है इधर उधर घूमने के लिए, न ये लेफ्ट न ये राइट, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किसी भी डायरेक्शन में भी ये नट बोल्ट नहीं घूमेगा, क्योंकि इसको प्लेट के द्वारा क्या कर दिया गया है, लॉक कर दिया गया है। इसीलिए इसका क्या नाम होता है, लॉकिंग प्लेट। इसको हम क्या बोलते हैं, लॉकिंग प्लेट, LOCKING, लॉकिंग प्लेट। ठीक है। अगला, लैग के साथ लॉक वॉशर्स। लैग के साथ लॉक वॉशर्स का क्या मतलब है, लॉक वॉशर्स विथ लग। इस व्यवस्था में लैग की व्यवस्थित करने के लिए लॉकिंग होल ड्रिल किया जाता है। फिगर 9 में देखेंगे आप कि जैसे हम कोई नट को टाइट कर देते हैं, ये नट है, इसको हमने टाइट कर दिया, अब ये किसी डायरेक्शन में ना घूमे, इस साइड या इस साइड, तो क्या करते हैं, जो ये नीचे का जो वाशर होता है, इस वाशर को एक साइड से हम क्या करते हैं, बेंड कर देते हैं। तो बेंड कर देने से क्या होता है कि जो इसकी ये जो मूवमेंट है, जो इसकी सर्कुलर मूवमेंट है, ये क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। अब हम ये न एंटी क्लॉकवाइज न क्लॉकवाइज किसी भी डायरेक्शन में घूम नहीं सकता, मतलब ये नट क्या है, लॉक हो गया है। तो इसको क्या कहते हैं, लॉक वॉशर्स विथ लग। जैसे ये हिस्सा होता है, इसको जब हम वॉशर को मोड़ देते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, लग, विथ लग, LUG, इसको LUG बोलते हैं, लग बोलते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात का। चित्र के माध्यम से जैसा आप देख सकते हैं कि अब ये जो नट है प्रॉपर तरीके से लॉक हो गया है, ये न क्लॉकवाइज घूमेगा ना एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। इसके बाद क्या होता है, टैब वॉशर। ये सेम लग वॉशर की तरह ही होता है, इसमें बस क्या होता है कि ये जो कॉर्नर एरिया में इस्तेमाल किया जाता है, ये कोई भी चीज अगर कॉर्नर में है, जैसे कोई नट बोल्ट, जैसे कोई यहाँ पर मेज है, ठीक है, ऊपर से देख रहे हैं, अगर ये यहाँ पर लगी हुई है, तो ऐसी जगहों के लिए इस टाइप के वॉशर का प्रयोग किया जाता है। टैब वॉशर का उपयोग नट बोल्ट को लॉक करने के लिए किया जाता है। ये थोड़ा हिंदी गड़बड़ है, इसको इग्नोर कीजिएगा। और ये जो टेबल के कोने के निकट स्थित हो, इसमें लिखा हुआ है, ये जो टेबल है मान लीजिए, तो इस टेबल के क्या है, कोने में स्थित है, तो इससे क्या होता है, कोने में ही हमें लॉक करने के लिए सेम वही तरीका वही है। पहले इसको टाइट करते हैं, टाइट करने के बाद इस वॉशर को क्या कर दिया जाता है, बेंड कर दिया जाता है। बेंड करने से क्या होता है, ये जो नट है, बोल्ट है, ये न इस साइड से घूमेगा ना इस साइड से घूमेगा, और ये प्रॉपर तरीके से लॉक हो जाएगा। स्प्रिंग वॉशर। स्प्रिंग वॉशर सबसे बढ़िया वॉशरों में से एक होता है, जो नट को लॉक करने के काम में आता है। ये ज्यादातर जो भारी उपकरण होते हैं वहां पर इस्तेमाल किया जाता है। ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग वॉशर है, ये वॉशर है, जैसा कि आप चित्र में देखिए, यहाँ पर क्या स्प्रिंग वॉशर को यहाँ लगाया गया है, इसके बाद इसको यहाँ ऊपर से टाइट किया जाता है। तो क्या होता है, जब हम इसको ऊपर से टाइट करते हैं नट को, तो नीचे से भी स्प्रिंग अपना प्रेशर देता है, तो दोनों जब एक दूसरे के प्रतिरोधी बल लगाते हैं, तो जो ये नट होता है
जो उसको एक प्रॉपर एक मजबूत बॉन्डिंग मिलती है, मजबूत बॉन्डिंग, मजबूत बॉन्डिंग मिलती है, जिससे क्या होता है अगर कोई कंपन भी हो रहा है या कोई झटका आ रहा है तो जो स्प्रिंग है वो सह लेता है, स्प्रिंग सह लेता है और उसको नट तक पहुंचने नहीं देता, तो नट क्या होता है ढीला नहीं होता उस दौरान कार्य करते हैं। तो स्प्रिंग वाशर सिंगल या डबल क्लाइक के साथ मिलते हैं। ये असेंबली में नट के नीचे वाशर की तरह लगाए जाते हैं। नट की सरफेस के सापेक्ष वाशर को प्रस्तावित कड़ा प्रतिरोध ढीले होने से बचाव करने का कार्य करती है। कुल मिलाकर जो मैंने अभी आपको हिंदी, ये थोड़ा हिंदी इसकी गड़बड़ है, आगे पीछे है, जो मैंने आपको बताया, जो इसके एक विरोध, जो एक दूसरे के परस्पर विरोधी बल लगता है वही उसको मजबूती प्रदान करता है, और ये जो वॉशर है ये कंपन को, झटके को सहन करने के कार्य आता है। तो ये कुल मिलाकर ये जो सारे वाशर्स हैं और नट हैं ये लॉक नट है। तो हमने किन किन नटों के बारे में पढ़ लिया है अभी तक? लॉक नट पढ़ा है हमने, सान नट पढ़ लिया है, इसके बाद सान नट के बाद हमने पढ़ा है सेल्फ लॉकिंग नट, कैसल नट, कैसल नट के बाद हमने पढ़ा है ग्रूव पेनिंग नट, लॉकिंग प्लेट के बारे में पढ़ा है, टैब वॉशर्स के बारे में पढ़ा है, उसके बाद स्प्रिंग वॉशर्स के बारे में पढ़ा है। तो इस पूरे चैप्टर में यही सारी चीजें थी जो लॉकिंग डिवाइस के रूप में कार्य करती हैं। तो हमने यहाँ तक तो पढ़ लिया, हमने विशिष्ट प्रकार के जो कि नट्स और लॉकिंग डिवाइस हैं उसके बारे में हमने अब तक पढ़ लिया है। अब अगली कड़ी में हम लोग क्या करते हैं, हमने लॉकिंग नट्स के बारे में पढ़ लिया है। अब अगला जो चैप्टर है वो है कीज, वेरियस टाइप्स ऑफ कीज। कीज मतलब चाबी होता है, एक प्रकार की चाबी होती है जो लॉक करने के, शाफ्ट और पुली को एक दूसरे से लॉक करने के काम आती है। तो आइए चलिए उस चैप्टर का अध्ययन किया जाए। तो वेरियस टाइप्स ऑफ कीज, हमें कीज के बारे में पढ़ना है। कीज होती क्या है, सबसे पहले तो ये जानते हैं। चाबी एक शाफ्ट और हब के बीच डाला जाता है। शाफ्ट की धुरी के समानांतर एक कील की एक धातु का टुकड़ा है, यह शाफ्ट के व्यास के अनुपात में है। जैसे कि आप इस चित्र में देखिए, ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ना, ये इसे हम बोलते हैं की। ये की कार्य कैसे करती है, मान लीजिए से ये कोई शाफ्ट है, ठीक है, ये एक शाफ्ट है और ये से गोल गोल घूमना है। अब इसके ऊपर हमने एक पुली लगा दी, ठीक है। अब पुली क्या है, ये गोल है, ये भी गोल है, ये भी, तो पुली क्या होगा, इस पे स्लिप करेगा, अगर कोई लोड पड़ेगा तो स्लिप करेगा। तो क्या होता है कि इस पुली और शाफ्ट के बीच में यहाँ पर एक की डाल दी जाती है, लोहे की या किसी मेटल की। तब क्या हो जाता है, ये दोनों उस पोजीशन पे लॉक हो जाते हैं। तो जैसे ही जब ये घूमेगा तो इसको साथ जो ये जो शाफ्ट है वो भी घूमेगा। ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, अगर हम इसको यहाँ इस साइड से देखेंगे ना, साइड व्यू से, तो ये ऐसा दिखेगा। जैसे पुली है, ये बीच में शाफ्ट है, ठीक है। तो अगर हम दोनों के बीच में यहां पर काट के ऐसे की डाल दें तो क्या होगा, जब ये बीच वाला हिस्सा हम घुमाएंगे तो ये क्या है, ये बाहरी हिस्सा क्या है, इसके साथ आसानी से घूमेगा और क्या होगा, स्लिप नहीं करेगा। ये जो बाहरी हिस्सा है ये अंदर वाले हिस्से के साथ स्लिप नहीं करेगा। तो इसीलिए कीज का प्रयोग किया जाता है लॉक करने के लिए। मतलब शाफ्ट, ये बीच वाले हिस्से को बोलते हैं शाफ्ट, और जो उसके ऊपर लगा रहता है उसे बोलते हैं पुली, ठीक है। तो शाफ्ट को पुली से लॉक करने के लिए जो भी युक्ति इस्तेमाल की जाती है उसे हम बोलते हैं चाबी, ठीक है। की एक इंसर्ट है जो टार्क को ट्रांसमिट करने के लिए पुली या हब को एक साथ फिट करने के काम आती है। इसका मतलब यही है, जैसे एक माध्यम है, अब की को हमने डाल के क्या किया, शाफ्ट से जो पावर का ट्रांसफार्मर है वो हमने पुली तक भेजा। अगर हम की नहीं डालते तो क्या होता है, पुली नहीं घूमती। तो पुली को घुमाने के लिए की का इस्तेमाल किया जाता है, एकदम सिंपल सी भाषा में। अब की कितने प्रकार की होती है वो भी जान लेते हैं। पैरेलल या फेदर की, जैसा मैंने अभी आपको बताया, ये देखिए फ्रंट से देखिए, जैसे ये शाफ्ट है, इस अब ये जो चित्र आप देख रहे हैं ना, ये वाला, ये चित्र आप साइड से देखेंगे इसको तो ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा ये। तो ये बीच में जो बीच वाला हिस्सा है ये शाफ्ट है। जब ये शाफ्ट घूमेगा तो ऊपर वाले हिस्से को घुमाने के लिए
क्या है, ये की का इस्तेमाल किया गया, ये की डाल दी गई इसके बीच में। जब ये की क्या करती है, जब ये हिस्सा घूमेगा तो ये भी हिस्सा इसके साथ घूमेगा। तो शाफ्ट की क्या करती है, पावर को ट्रांसमिट करती है पुली में, और पुली उसके साथ शाफ्ट के साथ घूमने लगता है। तो ये जो सबसे सिंपल चौकोर सी की होती है उसे बोलते हैं हम क्या, फेदर की। ठीक है, अब अगला देखते हैं फिगर 2 में। फिगर 2 में जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो फेदर की है, जैसे यहाँ पर एक शाफ्ट था, शाफ्ट में क्या है, ये जगह बनी हुई थी, इस जगह में क्या है, फेदर की को डाल दिया गया है। अब फेदर की को डाल के टाइट कर दिया जाता है, और फिर इसी के ऊपर क्या है, इसी के ऊपर हम पुली लगा देते हैं। पुली भी क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग घूमने लगती है। तो ये जो शाफ्ट है और ये क्या है, पुली है। शाफ्ट पुली उसी के अकॉर्डिंग चल रही है, अगर शाफ्ट घूमेगी तो पुली भी उसके अकॉर्डिंग घूमने लगेगी। अब जैसे इसमें आप देखिए कि जो कीज बनाई जाती है, कीज को बनाने का एक पैटर्न होता है, एक मानक डिसाइड किया जाता है कि उस की का अनुपात क्या होगा। मान लीजिए अगर हमें कोई मोटा शाफ्ट है, अब शाफ्ट का क्या साइज है, उस साइज के अकॉर्डिंग की का साइज क्या होगा वो कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के, ये एक सूत्र होता है, यदि शाफ्ट का व्यास d है तो की चौड़ाई w होगी। तो चौड़ाई का सूत्र क्या होगा, 1/4 d प्लस 2, 1/4 d प्लस 2, ये होगा। नॉमिनल मोटाई टी की, अगर टी निकालना हो, मतलब उसकी मोटाई अगर आपको की निकालनी, टी कैसे निकालेंगे, टी इक्वल टू 2/3 डब्लू। अब मान लीजिए कोई शाफ्ट है, उसका जो डायामीटर है डी वो 40 mm है। अब हमारे पास डी है, तो अब हम क्या है, चौड़ाई डब्लू कैसे निकालेंगे, डब्लू बराबर क्या होगा, डब्लू बराबर 1/4 गुड़े इसकी शाफ्ट की मोटाई, शाफ्ट का डायमीटर कितना है 40, हमने 40 लिख दिया, प्लस सूत्र के अनुसार प्लस 2 यहां लिख दिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4 से ये कट गया 10 बार, 4 दो हम 40, 10 प्लस 2 इक्वल टू 12 mm। तो अगर हम कोई की बनाएंगे तो की का साइज क्या होगा, चौड़ाई, अगर शाफ्ट की मोटाई 40 mm है तो की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, 12 mm होनी चाहिए। अब चौड़ाई तो निकल गई, अब उसकी मोटाई कितनी होनी चाहिए, मोटाई का सूत्र भी है यहाँ पर। जैसे यहाँ पर मोटाई का सूत्र है 2/3 गुणे 12, 12 क्या है यहाँ पर, चौड़ाई w, मतलब 2/3 इंटू डब्लू, जो चौड़ाई का सूत्र है 2/3 इंटू डब्लू, ये चौड़ाई का सूत्र है। अब इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर मान रख देंगे, 3 3 चौक का 12, कितना हो गया, 4 दूना 8, तो क्या हो जाएगा टोटल 8 mm। तो यहां पर W चौड़ाई कितनी हो गई 12 mm, और मोटाई कितनी हो गई 8 mm। तो इसके माध्यम से हम क्या करेंगे, की कर्व डिजाइन कर लेंगे। तो अगर 40 mm का शाफ्ट है, अगर 40 mm का कोई शाफ्ट है तो उसकी जो चौड़ाई होगी की वो 12 mm, और जो मोटाई होगी वो 8 mm होगी। अब देखिए टेपर एंड जिब हेडेड की, फिगर नंबर 4 को देखिए ध्यान से। इसमें क्या है, जिब हेड की, इसका क्या हो जाए, तो ऊपरी हिस्सा एक टेपर होता है, इसमें 1 से 100 तक, वो जो टेपरनेस होती है यहां से लेके यहां तक, वो 1 से 100 के बीच में होती है। और टाइट फिट प्राप्त करने के लिए जिब को कीवे में हैमर की मार से सेट किया जाता है। जैसे आप इस चित्र में देखिए, ये वाला चित्र देखिए, इस चित्र में क्या है कि जैसे स्लॉट बने हुए हैं, ये शाफ्ट है, इस शाफ्ट में देखिए एक स्लॉट बना हुआ है। अब जब इसके ऊपर हम ये पुली चढ़ाएंगे, ये पुली है मोटी वाली, इसके इसके ऊपर जब इसको चढ़ाते हैं, चढ़ाने के बाद जो ये जगह खाली है, इस जगह खाली में इस की को हैमर से मार के अंदर सेट करते हैं। इसको क्या करेंगे, हैमर से चोट से मारेंगे ताकि ये शाफ्ट जो है अंदर की तरफ सेट हो जाए प्रॉपर तरीके से। तो ये होती है जिब हेड की, इसमें हेड बना होता है ना, इसीलिए बोलते हैं इसको जिब हेड की।
इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका यही है, क्योंकि इसमें सिर, देखिए ये सिर टाइप का बना हुआ है। इसी पे जब हम चोट मारते हैं तो अंदर की तरफ ये चला जाता है, फिर इसी को पुल करके वापस खींचते हैं तो ये बाहर भी निकल जाता है। तो हेड का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ठोकने के लिए और बाहर निकालने के लिए। अगर ये नहीं होगा तो टाइट हो जाने के बाद आप इसको निकाल नहीं सकेंगे। तो जिब हेड का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है। इसमें देखिए जिब हेड के अलग अलग चीजें दी हुई हैं। जैसे ये जो हिस्सा होता है इसे हम बोलते हैं, इसकी टोटल हाइट h है। h मतलब हाइट, b मतलब चौड़ाई इसकी कितनी है की। इसके बाद t थिकनेस, ये वाला हिस्सा। w ये इसकी चौड़ाई यहाँ की यहाँ से जो आखिरी सिरा है उसकी चौड़ाई। और जो ये टेपरनेस है, टेपरनेस से इस प्लेन से कितना इसका कोण होता है, ये होता है 45 डिग्री का कोण। जो कितना होता है? 45 डिग्री का कोण बना होता है। अब इसमें भी क्या होता है कि इसकी भी चौड़ाई निकालने का जैसे सूत्र उसमें आपने पहले पढ़ा था, 1/4 इंटू डी प्लस टू। 1/4 इंटू डी प्लस टू। तो इसमें हमने देखा कि 1/4 तो यहाँ लिखा हुआ है, डी की वैल्यू कितनी है? 46। अगर ये देखिए शाफ्ट का व्यास 46 दिया हुआ है, यहाँ 46 प्लस टू, इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा? 11.5 प्लस टू मतलब 13.5। राउंड ऑफ में लगभग 14 mm, 13.5 या 14 mm तक। इसी तरह इसकी अगर मोटाई ज्ञात करनी है, मोटाई ज्ञात करने का क्या सूत्र है? 2/3 इंटू डब्ल्यू। डब्ल्यू हमने निकाल दिया है 13.5, तो 2/3 इंटू 13.5, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 9 mm आएगा, 9 mm। तो इस तरह टी और वो भी दोनों निकल गई। तो इसी तरह हम जो क्या है सारी डायमेंशंस इसकी फार्मूले के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। अगला क्या होता है? अगला है वुडरफ की। वुडरफ की ये एकदम अर्धचंद्राकार आकार का होता है, ऐसा ऐसा टाइप का होता है, इसको बोलते हैं वुडरफ की। ये देखिए कैसे कार्य करता है। जैसे ये कोई शाफ्ट है, उसके बीच में एकदम इसके अंदर भी देखिए ठीक ऐसा ही होल बना होगा, ऐसा, ताकि इसमें जाकर प्रॉपर तरीके से ये जो है इसके अंदर सेट हो जाए। अब यहां पर देखिए कि हैंडल है। अब हैंडल को लॉक करना है इसके साथ, इस शाफ्ट के साथ, इस शाफ्ट के साथ इस हैंडल को लॉक करना है। तो क्या करना होगा? जैसे ये जो हैचिंग लाइन है ना, जो ऐसे ऐसे बनी हुई है, इसका मतलब ये काट कर अंदर का सीन दिखा रहा है आपको कि इसके अंदर कैसा होगा। तो ये जो इसका वुडरफ का कुछ हिस्सा इसके अंदर होगा और कुछ हिस्सा इसके साथ होगा। तो क्या होगा? ये दोनों एक दूसरे से, हैंडल और शाफ्ट क्या होगा? एक दूसरे से लॉक हो जाएंगे। तो इसी को बोलते हैं वुडरफ की। मतलब जो चंद्राकार में होता है, चंद्राकार, इसी को बोलते हैं वुडरफ की। कुल मिलाकर ये लॉकिंग के काम में आती है चंद्राकार डिवाइस। ये देखिए यहां पर निकले, ये कुछ इसका कुछ हिस्सा बस ऊपर की तरफ निकला होगा और इसके ऊपर जो भी चीज लगेगी वो उसके साथ लॉक हो जाएगी। इसका क्रॉस सेक्शन व्यू देखिए यहां पर दिखाई दे रहा है। लॉक होने के बाद ये कैसा दिखाई दे रहा है? हल्का सा हिस्सा ऊपर की तरफ निकला होगा और जो भी डिवाइस इसके ऊपर लगेगा वो लॉक हो जाएगा इसके साथ। जब ये हिस्सा घूमेगा तो ये भी इसके साथ घूमेगा। की रेडियस कैसे निकालते हैं? की रेडियस निकालने का क्या सूत्र होता है? आर इक्वल टू डी बाई थ्री, जैसा कि दिखा हुआ है। टी कैसे निकालते हैं? d/6। अगर डी डायमीटर दिया है तो आर भी निकल जाएगा, उसकी थिकनेस भी निकल जाएगी। ये वुडरफ की का फॉर्मूला है। आगे देखते हैं की स्प्लाइन। की तथा स्प्लाइन पर उपयोग रोटेटिंग घूमने वाले शाफ्ट हब टार्क को ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। ये देखिए जैसे ये कोई की है, ये शाफ्ट है, इसको बोलेंगे शाफ्ट। ये शाफ्ट है। अब शाफ्ट के ऊपर एक गियर फिक्स है। अब गियर को घुमाने के लिए क्या होगा? यहां पर एक की लगाई जाएगी। छोटा सा स्लॉट इस शाफ्ट में बना रहेगा और वही छोटा सा स्लॉट इस गियर में बना रहेगा, और ये जो की है इन दोनों के बीच में जाके घुस जाएगी। जैसे ही वो की उसके अंदर एडजस्ट होगी, जब हम शाफ्ट को घुमाएंगे
जब इस शाफ्ट को हम घुमाएंगे तो उसके साथ क्या होगा, गियर भी घूमेगा। समझ में आ गया? सिंपल है एकदम, कुछ भी नहीं है इसमें। हॉलो सैडल, इस की एक भाग वक्रता सतह शाफ्ट के साथ मिला होता है। इसमें 1 से 100 कांटे पर कटा रहता है। यह कीवे के साथ चलती है। जैसे इसमें आप देखिए, ये क्या होता है, ये हॉलो शाफ्ट होता है। ये शाफ्ट के ऊपर बना होता है, शाफ्ट के अंदर नहीं बना होता। इसे इसका क्रॉस सेक्शन देखिए। और जो इसकी वक्र सतह होती है ना, वक्र सतह के अकॉर्डिंग इसमें भी हल्का सा कर्व बना होता है, ताकि ये जो है वो प्रॉपर तरीके से शाफ्ट पे बैठ जाए, इसके ऊपर आसानी से बैठ जाए। फिर जब इसके ऊपर हम कोई पुली लगाते हैं तो पुली के साथ वो प्रॉपर तरीके से अटैच हो जाए, तो पुली जब चलेगी तो ये शाफ्ट भी उसकी उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। ये हल्के उपयोग के लिए किया जाता है, भारी उपयोग के लिए काम नहीं किया जाता है, केवल हल्के कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है। इसके बाद क्या है, राउंड की। ये जैसे आपने चित्र में देखा, ये राउंड की देख रहे हैं आप। राउंड की क्या है, गोला की, मतलब वही जो चौकोर था वो गोला हो गया है। अब जैसे ये वाली शाफ्ट है और ये वाली पुली है, इन दोनों को अटैच करने के लिए क्या कर दिया, बीच में इसको घुसेड़ दिया है। अब जब भी ये चलेगी तो इसके साथ जब एक नंबर चलेगा तो दो नंबर को चलना ही पड़ेगा उसके साथ, तो उसको घुमाने के लिए इस की का प्रयोग किया जाता है। राउंड की का भी फॉर्मूला देखिए दिया हुआ है। यदि शाफ्ट का व्यास डी दिया हुआ है तो स्मॉल डी अंदर जो उसका सर्कुलर है, जो उस छोटे वाले की है उसका व्यास क्या होगा, छोटा वाला जो की है उसको डी से दिखाया गया है, छोटे डी से, और जो शाफ्ट का व्यास है उसको कैपिटल डी से दिखाया गया है। ठीक है। तो 1/6 डी, मतलब डी में अगर हम 6 का भाग दे देंगे तो हमें ये छोटे वाले व्यास का, छोटे वाले की का व्यास निकल आएगा। उदाहरण के तौर पे देखिए इसमें दिया हुआ है, यदि शाफ्ट का व्यास 30 mm है तो 1/6 गुणा 30, तो 6 पंजे 30, 5 बार में जाएगा, 5 mm आ गया आंसर। इसी में देखिए यहाँ पर देख रखा है सर्कुलर टेपर की। इसमें क्या होता है, टैपर की में एक हिस्सा इधर की गोलाई ज्यादा होगी, एक की गोलाई कम होगी, मतलब इधर का व्यास ज्यादा होगा, एक का व्यास कम होगा, तो इससे क्या होगा, टेपर हो जाएगा ऐसे। और जो सुराख बना होता है इसके अंदर वो भी टेपर ही बना होगा, तो क्या होगा, इस की को केवल इसमें डाल दिया जाता है तो ये शाफ्ट के साथ मूव करती है। टेपर की मतलब उसका जो शेप है वो टेपर बना रहेगा, बस यही सिंपल सा फंडा है उसमें। अब ये देखिए पैरेलल शंख की। पैरेलल शंख की का क्या मतलब होता है, ये जो की बना होगा एकदम सीधा बना होगा, कोई इसमें भी यहां से जितना बराबर है इतना बराबर यहां से भी, मतलब एक आयताकार आकार में रहेगा, और ये सीधे जाके क्या होगा, यहां पर बैठा दिया जाएगा। इससे क्या होगा, पुली और शाफ्ट एक साथ घूमेंगे। दूसरे में क्या होता है, टेपर शंख की। शंख की का मतलब ये जो हिस्सा है ये टेपर रहेगा ऐसा, एक तरफ मोटा एक तरफ पतला, ये जाकर इसमें फिट बैठ जाता है, ऐसा कुछ होता है। ठीक है। फिगर 16 में भी देखिए सेम वही है। इसमें क्या होता है, फिदर की। फिदर की में क्या होता है, कुल मिलाकर उसके अंदर बस आपको स्क्रू दिया होता है टाइट करने के लिए, ताकि आपने इसके अंदर डाल दिया यहाँ पर की, और की को क्या करेंगे, स्क्रू से हम टाइट कर देंगे। टाइट करके उसके ऊपर हम जो पुली है उसे सेट कर देंगे, तो क्या की वहां से मूव नहीं करती है और प्रॉपर तरीके से फिक्स रहती है। तो जहां पर शुद्धता वाला कार्य होता है ना, शुद्धता, वहां पर हम इस टाइप की का उपयोग करते हैं। ज्यादातर जो गाड़ियों में शाफ्ट पे गियर चढ़ाए जाते हैं ना, वहां पर हम फीदर की का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए स्प्लाइन। स्प्लाइन क्या है, इसमें क्या होता है कि जो शाफ्ट होता है वही की का काम करता है। जो शाफ्ट होता है, फिगर नंबर 17 में देखिए, अब जो शाफ्ट है, जो घूमने वाली शाफ्ट है, इसी को इन्होंने क्या कर दिया, ऐसा 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 बना दिया है। अब उसमें की जरूरत ही नहीं है। अब जो नीचे वाला जो उसका पुली होगा, वो उसमें भी इसके अपोजिट ऐसे ऐसे खाने बने होंगे, इसके जस्ट अपोजिट। अब ये क्या है, ये सीधे जाके इसके इसमें अंदर सेट हो जाएगा। अब क्या ये इधर या इधर स्लिप होगा, स्लिप नहीं होगा, एकदम
क्योंकि ये स्प्लाइन शाफ्ट है। स्प्लाइन शाफ्ट मतलब जिसमें खांचे कटे हुए रहते हैं उसे ही बोलते हैं स्प्लाइन। तो इसमें इतने ज्यादा, जिस प्रकार से खांचे शाफ्ट में कटे हुए हैं उसी प्रकार से खांचे पुली में भी कटे रहेंगे, उसी को हम बोलेंगे स्प्लाइन। ठीक उसी तरह देखिए सेरेटेड शाफ्ट, इसको बोलते हैं सेरेटेड शाफ्ट, ये स्प्लाइन की तरह ही होता है। स्प्लाइन में दूर दूर कटा होता है, इसमें बहुत बारीकी बारीकी से कटे होते हैं, वो भी जाके अपने फीमेल पुली में जाकर सेट हो जाते हैं। सिंपल है ये भी। उसके बाद क्या है, कुंजी खींचने वाला, कुंजी पुलर, मतलब कि की को, जैसे हमने कोई जिब हेड की बताई थी आपको कि उसको ठोक कर घुसाया जाता है अंदर जिब हेड की को, जब इसको निकालने के लिए तो की पुलर का है, मतलब एक पुलर मशीन होती, मतलब एक उपकरण होता है। किसी भी प्रकार की मशीन, मोटर, ब्लोअर, कंप्रेसर इत्यादि सांप से चाबियों को सुरक्षित हटाने का कार्य इससे किया जाता है। यह आमतौर पर चाबियों के लिए 5 से 35 mm तक चौड़ाइयों में उपलब्ध होता है। देखिए सारा लिखा हुआ है। इसका काम क्या होता है, एडवांटेज क्या है इसका, इसका एडवांटेज ये है कि ये सुरक्षित और तेज है। लंबवत हटाना है इसको, अगर लंबवत तरीके से, मतलब कि कोई चीज सीधी है उसको सीधे तरीके से खींचकर बाहर निकालना है तो आसानी से निकाला जा सकता है। शाफ्ट और चाबियों के बिना कोई नुकसान नहीं होता। इसमें शाफ्ट और चाबी, जिसे निकालते समय ठोका ठाकी नहीं करनी पड़ती है, आसानी से निकाल दिया जाता है। समय और श्रमिक की लागत की बचत होती है। इसमें ताकत भी नहीं लगानी पड़ती, न किसी प्रकार का मैन पावर लगाना पड़ता है। यूज करने में आसान है। चित्र में देखिए, इस चित्र में एक की पुलर दिखाया गया है। ये की पुलर को दोनों तरफ से ये जो हैंडल दिए हुए हैं, ये इस हैंडल के माध्यम से ही एडजस्ट किया जाता है। इसकी दो जॉ बनी होती है, इस जॉ के बीच में चाबी को फंसाकर खींच लिया जाता है, इसी को बोलते हैं हम की पुलर। तो ये पूरा आपका जो चैप्टर है वो की का, वो मैंने आपको जैसा समझाया आज कि हमने विभिन्न प्रकार की कीज के बारे में पढ़ा। की बस आपको की के बारे में पढ़ना है, उसकी शेप के बारे में, बाकी काम सबका सेम है। इसका सेम यही बस प्रोसेस यही है कि शाफ्ट को पुली से कनेक्ट करके बांध कर बनाए रखना है और किसी भी प्रकार की फिसलन दोनों के बीच में ना होने देना। यही मेन की का कार्य होता है। अब की कितने प्रकार की होती है वो आपको, जैसा मैंने पढ़ा है उस हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा उनका शेप किस प्रकार से होता है। तो आई होप आज का जो वीडियो है आपको समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद।